आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। इट विद स्टार्टिंग विद द HUF, दैट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर JHF जिसको हम कहते हैं, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली जिसे हम कहते हैं, ये किसी कानून के ऊपर बेस्ड नहीं है सच, राइट? किसी एक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है सच। लेकिन जो आपका शेयर होता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो डिसाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन द हिंदू सक्सेशन एक्ट। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो डिसाइड किया जाता है। एंड जो HUF होता है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेल और द फीमेल मेंबर। यहां पर एक चीज करेक्ट कर देता हूं, पहले होता था कि सिर्फ मेल मेंबर है, लेकिन बाद में कोर्ट का जजमेंट आया तो एल्डेस्ट जो भी मेंबर है, चाहे वो मेल है और फीमेल मेंबर है, वो सभी के सभी क्या बन सकते हैं? कर्ता बन सकते हैं। एंड कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कहने का मतलब है कि कर्ता का जो शेयर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो भी लायबल होता है, साथ ही साथ जो कर्ता के पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल होते हैं टुवर्ड द HUF। और जैसे आपको बताया मैंने कि अमेंडमेंट आई थी लेटेस्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके तहत जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी राइट मिलता है सेम मेल मेंबर्स की तरह, यानी कि वो भी एल्डेस्ट मेंबर अगर हैं तो वो भी कर्ता बन सकते हैं। फर्दर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिलेटेड टू नंबर ऑफ को पार्सनर्स। को पार्सनर्स वो होते हैं जो कर्ता के अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं को पार्सनर, ठीक है? सो दे आर सेड टू बी द को पार्टनर। और को पार्टनर के नंबर में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी को पार्टनर हो सकते हैं। लेट्स से केस की एक फैमिली है, यहां पर एक फैमिली हम डिस्कस करते हैं, ABCDEFGH, राइट? एंड यहां पर मान लो माइनर भी हैं, M1 M2 M3, ये सभी माइनर्स भी यहां पर प्रेजेंट है। सो ये सभी कंबाइंडली फॉर्म करेंगे HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, लेट्स से ए जो है वो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, वेदर इट बी मेल और फीमेल, दैट विल बी द कर्ता। और इवन जो माइनर्स होंगे दोज विल बी ट्रीटेड एज को पार्टनर्स, एंड वो अपने गार्डियन के बिहाफ पे के ऊपर बेसिकली यहाँ पर गार्डियन के साथ वो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे इस पर्टिकुलर HUF के अंदर, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ कर्ता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। तो कानून के मुताबिक जो कर्ता है वो कुछ भी कर सकता है, कर्ता के पास अनलिमिटेड पावर्स भी होती हैं, राइट? कैसे? वो चाहे तो वो कर्जा भी ले सकता है, लोन भी ले सकता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, सिक्योरिटीज को प्लेज करवा सकता है फैमिली बिजनेस के बिहाफ के ऊपर। एंड उसको ये सभी चीजें करने के लिए इवन अगर लोन भी लेना ना तो वो अकेला जाकर के बैंक में लोन ले सकता है। वो तो बात अलग है कि बैंक अकेले कर्ता को लोन देता नहीं है, क्यों क्यों नहीं देता वो भी आपको बताऊंगा, राइट? तो जब भी कर्ता कोई एक्ट करता है ना, उसके लिए उसे को पार्टनर्स के कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? वो रिक्वायरमेंट नहीं उसके ऊपर रहती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जो को पार्टनर्स हैं, जो उनका शेयर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर के जितनी रहेगी, यानी कि जितना उनका शेयर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ उतनी लाइबिलिटी रहेगी। लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। यही कारण है कि जब बैंक ने लोन देना होता है, वेन एवर बैंक इज टू गिव द लोन, ठीक है, तो बैंक कभी तो बैंक जब भी कोई लोन देगा तो बैंक जो होता है ना लोन, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि अकेले कर्ता को दे दे। वो क्या करता है कि को पार्टनर्स के साथ भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाता है, ताकि जो लाइबिलिटी है पर्सनल लाइबिलिटी वो को पार्टनर्स की भी बन जाए। अदरवाइज जो लाइबिलिटी होती है पर्सनल लाइबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता की रहती है। ताकि वो लाइबिलिटी को पार्टनर्स की बन जाए तो बैंक कहता है कि नहीं भाई आप भी साइन करो। कहने का मतलब है, लेट्स से यहां पर एक है कर्ता, ये लोन लेने के लिए गया बैंक के पास,
तो बैंक कहेगा नहीं, सभी को पार्टनर्स के साइन चाहिए, इवन जो माइनर है उनके बिहाफ पर उनके गार्डियन भी साइन करे, राइट। तो गार्डियन जो है माइनर के, वो भी साइन करे डॉक्यूमेंट्स को, तभी उसके बाद जो लोन है वो दिया जाएगा किसी एचएफ को, राइट। एंड एचएफ को डिफरेंटली कंसीडर किया जाता है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, ध्यान रखिएगा, एचएफ इज कंसीडर्ड डिफरेंटली फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि अगर टैक्स के पॉइंट से देखें तो रिटर्न एचएफ की अलग जाती है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप अलग से एचएफ क्रिएट करते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट हो सकता है। आपने बहुत सी इंस्टाग्राम रील्स के में ये चीज को सुना होगा, राइट। फर्दर, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट जो उनका हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर वो भी साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो वो भी पर्सनली लायबल बन जाएंगे। अब जब लोन देना होता है एचएफ को बैंक ने, तो क्या क्या ध्यान रखना होता है। अब देखो, मैंने आपको सेम चीज ऑलरेडी बता दी है। जब बैंक लोन देता है एचएफ को, तो बैंक ने एंश्योर करना होता है कि लीगल नेसेसिटी हो एचएफ की लोन लेने के लिए, तभी उन्हें लोन दिया जाए। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे दोज मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि जो सिग्नेचर्स वहां पे वो कर रहे हैं ना, तो करता तो करेगा ही, लेकिन साथ के साथ सभी जो मेजर को पार्टनर्स हैं एंड जो गार्डियन है माइनर को पार्टनर्स के, वो भी करे, ताकि वो भी पर्सनली साथ में लायबल बन जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स अकेला करता एग्जीक्यूट करता है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ करता की पर्सनल लायबिलिटी रहेगी, को पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, तो बाद में दिक्कत आ सकती है, राइट। फर्दर और कंसेप्ट को समझते हैं। अगर कर्ता बाहर चला गया है और बाहर रहता है ज्यादा टाइम, तो वो स्टिल कर्ता बना रह सकता है एंड वो अपना अकाउंट एचयूएफ का मेंटेन करने के लिए मैंडेट दे सकता है, किसी आउटसाइडर को भी लगा सकता है, या फिर इवन जो कोई और को पार्टनर है यानी कि फैमिली मेंबर है उनको भी बोल सकता है। एंड को पार्टनर इन केस अगर कोई चेक इश्यू किया गया कर्ता के द्वारा, उसे काउंटर मांड नहीं कर सकता, यानी कि उसकी स्टॉप पेमेंट नहीं करवा सकता अनटिल और अनलेस किसी को पार्टनर को ऐसी कोई अथॉरिटी डेलीगेट करी गई हो। अगर नहीं करी गई है डेलीगेट, तो को पार्टनर चेक को भी इवन काउंटर मांड नहीं कर सकता, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एचयूएफ जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में। क्यों? क्योंकि एचयूएफ अलग से कोई लीगल एंटिटी कंसीडर नहीं किया जाता, राइट। एचयूएफ इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म में, राइट। इज दैट क्लियर? फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू द माइनर्स। माइनर कौन है? वो सभी पर्सन जो इंडिया में रहने वाले हैं, उनकी मेजोरिटी होती है जब वो 18 साल के हो जाते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप माइनर हैं। एंड बीइंग अ माइनर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट कैपेबल टू बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओ। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गलती से हो भी जाता है माइनर के साथ, ठीक है, या फिर मान लो कोई किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लिया माइनर के साथ, तो वो क्या होता है, डेट इज कंसीडर्ड वॉइड अब इनिशियो, उसको शुरू से ही खारिज मान लिया जाता है, उससे के साथ कोई लेन देन नहीं कंसीडर किया जाता, राइट। लेकिन अगर आप नेसेसिटीज को लेकर के, यानी कि जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको लेकर के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है माइनर के साथ, तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है, दैट इज कंसीडर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन दैट सिनेरियो। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो अगर 18 साल से कम की उम्र है तो आप माइनर हो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड अब इनिशियो, दैट विल बी कंसीडर्ड व्हाट, दैट विल बी कंसीडर्ड वॉइड अब इनिशियो, से शुरू से ही खारिज माना जाएगा। तो इसमें ना एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, लाइक लेट्स से माइनर है और माइनर के नाम पर कोई फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, तो वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट माइनर के नाम में सेल्फ ऑपरेटेड फिक्स डिपॉजिट है, तो वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्या आप माइनर को लोन दे सकते हो? एनीवन काइंडली टू आंसर एट द अर्लीस्ट। कैन यू जस्ट गिव अ लोन टू द माइनर ऑन बिहाफ ऑफ द फिक्स डिपॉजिट जो उस माइनर का चल रहा है, उसके बेस के ऊपर, उस सिक्योरिटी के बेस के ऊपर क्या उसे डिमांड लोन दिया जा सकता है या ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जा सकती है? आंसर इज नो। कोई भी तरह का लोन नहीं दे सकते। नो लोन इज टू बी ग्रांटेड, नो लोन इज टू बी ग्रांटेड।
क्यों नहीं दे सकते लोन? क्योंकि अगर आपने कोई लोन सैंक्शन कर दिया माइनर को तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, उसे बिल्कुल, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता। सो माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं हो सकती है। नो लाइबिलिटी कैन बी इंपोज ऑन द माइनर। इवन लेट्स ए केस कि माइनर पर्सन किसी अच्छे रसूलदार पर्सन के साथ आया बैंक पे, एंड वो पर्सन कहता है कि भाई मैं बैंक गारंटी देता हूँ। लेट्स से पर्सन एक बहुत अच्छा कस्टमर है आपका, वो कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ उस माइनर के लिए, आप इसको लोन दे दो। और बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि ठीक है जी, दे देते हैं लोन, इतना अच्छा बंदा गारंटी दे रहा है। कल को ये डिफॉल्ट कर देता है तो ये कहते हैं कि भाई हम तो ए से रिकवरी ले लेंगे, ए से रिकवरी ले लेंगे, कोर्ट में केस चला जाता है तो कोर्ट कहता है कि ए की कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है वही जायज नहीं है, वही इलीगल है, वो खारिज है कॉन्ट्रैक्ट, वो सही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो दिस इज द फंडा, दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू इट कि माइनर के साथ किया गया कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है डेट इज वॉइड अब इनिशियो, वो बिल्कुल खारिज माना जाता है। एंड आप माइनर को किसी भी तरह का जो लोन है वो सैंक्शन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी सैंक्शनिंग एनी काइंड ऑफ लोन टू द माइनर। ठीक है, अब देखो, माइनर जो है उसको लोन तो नहीं दे सकते, लेकिन जो सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट का, वो अलाउ करता है कि माइनर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है, राइट? एंड फर्दर माइनर जो है ड्रॉ कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, और इवन आरबीआई भी अलाउ करता है कि माइनर अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स द केस। सो माइनर जो है अगर उसने किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया है, मान लो उसने कंसेंट दिया था पहले कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूं, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो कंसीडर किया जाएगा। एंड 10 साल की उम्र अटेन करते ही जो माइनर है वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है, अगर उसे सिग्नेचर करने आते हैं, यानी कि अगर वो लिटरेट है तो वो सेल्फ ऑपरेटेड जो अकाउंट है उसे ओपन कर सकता है। लेट्स टेक द केस कि पर्सन ए जो है वो एक माइनर है एंड इनकी उम्र है 12 साल की, तो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यस, दे कैन ओपन सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट के तहत जो नॉमिनेशन है क्या वो अवेलेबल रहेगी? नो, नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी। जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट होता है उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती है। देखो, अगर अंडर गार्डियन अकाउंट ओपन किया है, अंडर गार्डियन तो किसी भी एज का बच्चा कर सकता है ना, यानी कि फ्रॉम डे 1 टू 18 ईयर्स ऑफ एज तक आप अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, लेसर देन 18 ईयर्स ऑफ एज अंडर गार्डियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट? तो अंडर गार्डियन अकाउंट के केस में गार्डियन के बिहाफ पर नॉमिनेशन की जाती है, बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है दैट इज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं रहती है। अब माइनर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, तो उसे चेकबुक फैसिलिटी भी मिल सकती है, उसको डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर स्टैंपिंग करनी पड़ेगी माइनर अकाउंट की। क्यों? क्योंकि अगर माइनर ने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये कह करके चेक दे दिया कि भाई ठीक है भाई ये चेक आप ले लो, पेमेंट मेरे से ले लेना, वो चेक दे सकता है, ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो बाइंड नहीं कर सकता किसी पार्टी को। गेटिंग इट? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। लेट्स टेक द केस, पर्सन ए जो कि एक मेजर पर्सन है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया एंड उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन बी को। पर्सन बी ने इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया टू द पर्सन सी जो कि एक माइनर है। पर्सन सी ने फर्दर इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन डी को, एंड पर्सन डी ने इंस्ट्रूमेंट जाके लगा दिया बैंक में लगा दिया इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट हो गया डिसऑनर। नो, एज पर द जनरल रूल जो हमने पहले पढ़ा भी है, डी जो है प्रीवियस सभी पार्टीज को क्या कर सकता है? सू कर सकता है, सभी पार्टीज को सू कर सकता है फॉर देयर लाइबिलिटी, राइट? लेकिन क्योंकि सी माइनर है, सी को नहीं कर सकता, यानी कि माइनर सभी पार्टीज को बाइंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सभी पार्टीज को बाइंड कर देगा वो, लेकिन खुद को बाइंड नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो माइनर के साथ जब भी डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स में माइनर की कोई भी पोजीशन नहीं होती है, माइनर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ
अगर लाइफ लिविंग नेसेसिटीज के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो वो चीज ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, राइट। फर्दर इवन माइनर जो है, दो माइनर पर्सन जो होते हैं, अगर उनकी उम्र 10 साल की कंप्लीट हो गई है एंड अगर वो सेम फैमिली से हैं, दोनों लिटरेट है, तो वो ज्वाइंट ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट माइनर ओपन कर सकते हैं अगर वो सेम फैमिली से हैं, दोनों लिटरेट हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है, सेम फैमिली से होने के बाद, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.